दिल्ली में हिंद खदान मजदूर फेडरेशन द्वारा एक महासम्मेलन आयोजित किया गया। देश भर से आए इस सम्मेलन में हजारों संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि मामला मजदूरों की। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। समस्याओं से जुड़ा था, तो ये आप देख सकते हैं अपार भीड़ इस कार्यक्रम में आई और हॉल तो पूरा पैक था। बाहर भी लोग खड़े थे और वो लोग काफी इंतजार करने के बाद हॉल में जा पाए। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। इस बात से जाहिर होता है कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर के जो संगठन है वो कितने मजबूत हैं और कितने दिखाई दे रहे हैं कि उनके लिए काम करने के लिए आतुर हैं। मजदूरों की समस्याओं को लेकर तमाम संगठन इस वक्त गुस्से में है, क्योंकि मजदूरों का जो हक है वो मारा जा रहा है। मजदूरों की समस्याओं पर सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। मजदूरों के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, मजदूरों के वक्त पर पेमेंट नहीं मिल रही है। मजदूरों जो सरकारी जॉब थी वो खत्म होने जा रही है और धीरे धीरे मजदूर कई जगह बंधुआ मजदूर होने पर मजबूर हो गए हैं। तो दिन भर चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए तमाम लोगों ने, ये देखिए सिद्धू साहब भी हैं, ने हिस्सा लिया। और सिद्धू साहब ने इसकी स्टार्टिंग की, सबको अवगत कराया कि क्या क्या कार्यक्रम आज होना है, कितनी देर तक कार्यक्रम चलना है। और देश भर से आए तमाम लोगों ने, मजदूरों के संगठनों ने अपनी अपनी बातें रखी कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में मजदूरों की क्या हालत है या मजदूर के साथ क्या हो रहा है, मजदूर के साथ क्या क्या जातियाँ हो रही हैं। इसको लेकर के तमाम संगठनों ने, इतना ही नहीं, बाहर से भाई के लोगों ने अपनी बातें इस मंच से रखी। और आइए जानते हैं कि जो कार्यकर्ता आए हैं, देश भर से आए हैं, एक सक्सेस से हमने बात की। तो जानते हैं मनोज ट्रिपल जी ने एक सक्सेस जो आई हैं बाहर से, उनसे क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। विदेशी लोग यहाँ आए हैं, जो अतिथि बन के आए हमारे बीच में, अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूरों की बातें रखती हैं हमारे बीच में हैं। चंपा वर्मा जी, आप देख रही हैं कि मजदूरों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही है और इतनी बिगड़ रही है कि मजदूर जो है अपनी आत्महत्या यानी वो सुसाइड करने पर उतर आया है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो उनको तरह तरह के लॉलीपॉप दिए जाते हैं, बाकी उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज जो अधिवेशन चल रहा है हिंद खदान मजदूर फेडरेशन का अधिवेशन है ये, और इसमें कोयला श्रमिकों के बारे में, खदान श्रमिकों के बारे में चर्चा हो रही है। ये केवल इन्हीं श्रमिकों के लिए नहीं, यदि देखा जाए तो देश में जहाँ भी श्रमिक है, श्रम जो कर रहा है, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदार के अंडर में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे और कोई जगह पर सेमी वो हो, लेकिन मजदूरों के हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो, मैं पॉलिटिक्स उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन यदि हम देखें पूर्व इतिहास को और अभी के इतिहास को तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे मिलीजुली सरकार रही हो, और चाहे वर्तमान सरकार हो, हम सरकार का अपना काम है देश चलाना, लेकिन श्रमिकों का जो यूनियन से संगठन है हिंद मजदूर सभा, वो श्रमिकों के हितों की बात करता है, श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात करता है, जॉब को सुरक्षित रखने की बात करता है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जितने भी, केवल भारत को ही नहीं देखें, अन्य देशों में भी, एशिया के अंदर भी और साउथ एशिया में भी, बट पर्टिकुलर इंडिया बहुत बड़ा है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश के अंदर सत्ता पूंजीपतियों में अगर देखें तो उद्योगपतियों की सरकार मानी जाती है, और मानी भी नहीं जाती, उद्योगपतियों के इशारे पे सरकार काम कर रही है। जो हमारे श्रम कानून थे आज उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। काम के घंटे हमारे 8 थे, वो आज 12 और 14 और 16 घंटे हो रहा है, क्योंकि जो उद्योगपतियों का काम है अपना उद्योग का विकास करना, उद्योग का उत्पादन बढ़ाना, लेकिन श्रमिक है वो उद्योग का उत्पादन भी बढ़ाता है, उद्योग को चलाता भी है, लेकिन उसकी हालात, पहले जो परमानेंट कर्मचारी होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, उनके ऊपर श्रम कानून लागू होते थे और उस हिसाब से उनको सारी सुविधाएं मिलती थी। आज धीरे धीरे जो परमानेंट कर्मचारी था
वो ठेकेदार के अंडर में चला जा रहा है। और ठेकेदार के अंडर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनका वेतन निश्चित नहीं है, उनके काम के घंटे निश्चित नहीं है, इवन दो उनके मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। कहीं कहीं तो ऐसे कर्मचारी हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो $1 से कम उनको एक दिन की तनख्वाह का वेतन मिलता है। आप सोच नहीं सकते, इनफॉर्मल इकोनॉमी में महिलाएं करीब 85% से ऊपर महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं के हालात भी बहुत बदतर होते जा रहे हैं। तो जो देश का युवा है, जो सरकार की नीतियां थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगारों का सृजन किया जाएगा, जिस हिसाब से युवा डिग्री लेकर बाहर आते हैं, कई सालों से पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं है और बना भी नहीं रहे हैं। तो आज जो देश का युवा है, जो देश का भविष्य है, जो देश को चलाएगा, विकास करेगा, वो आज दर नौकरी की तलाश में भटक रहा है। नशे की आदत तो हो गई है उसको, आत्महत्या कर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए, सार्थक मूल्य जब बीज बोने लगता है तो बीज आसमान उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जब फसल बनकर तैयार होती है तो उसका मूल्य घट जाता है। ये कौन कर रहा है? ये उद्योगपति, ये बड़े घराने और छोटे उद्योगपति, इनका धंधा, इनके पास कुछ नहीं है। श्रम मजदूरों के पास है। किसान बीज लाता है, बोता है, उत्पादन करता है, अनाज पैदा करता है, लेकिन उसका मुनाफा उद्योगपति तो आत्महत्या करेगा। वर्मा जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की हम बात करें, वहाँ के मजदूर जो हैं जंगलों में जाके अपना रोजी बसर करा करते थे, लेकिन अब तो वहाँ छत्तीसगढ़ पर देखा गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर, कि बड़े पैमाने पे वहाँ की पेड़ों की कटाई हो रही है और मजदूर त्राही कर रहा है और बार बार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जोर नहीं रह रहा है। आज जो श्रमिक थे वो भी भ्रमित हो गए, क्योंकि श्रमिकों को उनके विभाजन कर दिया गया है। पहले एक यूनियन हुआ करता था देश आज़ादी से पहले, फिर 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए देश आज़ादी के बाद। आज 10 बड़े नेशनल सेंटर हैं और यूनियनें तो हजारों, करीब 80,000 यूनियनों में बांट दिया गया है उनको। छत्तीसगढ़ के ही हालात नहीं है, पर्यावरण कल क्लाइमेट चेंज हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, मल्टी बन रही है, तो वो जो जमीन है, जो किसानों की जमीन है, वो सस्ते दामों पर खेत कर वहाँ फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं। पर्यावरण दूषित हो रहा है, क्योंकि हवा नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि जहाँ जंगल होते हैं वहाँ बारिश भी होती है, तो क्लाइमेट सारा चेंज हो गया। उसके कारण, इस प्रदूषण के कारण, अगर ये प्रदूषण इसी तरह चलता रहा तो आबादी भी कम हो जाएगी। आज भी कहते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हर रोज मरते हैं, इतनी गरीबी है, भुखमरी है। और आज जो रोजगार हैं वो ऐसे हाई टेक्नोलॉजी के हो गए, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि अमीर का बच्चा पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो आज वही अशिक्षित आज भी हैं बच्चे, आज भी गरीबी है, गरीबी दुगनी हो गई। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 80 करोड़ भोजन वो लोगों को राशन बांटता हूँ, यानी 80 करोड़ लोग, 100 करोड़ से ज्यादा जो 140 करोड़ हैं, उसमें 80 करोड़ को तो गरीब हैं। उनको तो वो 5 किलो 10 किलो, क्या 5 किलो में एक महीना निकलेगा? आप देश के हालात कोई सोच नहीं सकता। कहते हैं एक तरफ कि हमारे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हर दिन आप पेपर उठा के देखिए, नारी के आत्मसम्मान, नारी का सम्मान और नारी की अस्मत और इज्जत को अगर देखें तो उसके साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन मैडम, देखा गया है जब से मोदी जी आए, मैं सीधी मैं बात कर रहा हूँ कि जब से ये प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो आया है, ठेकेदारों के हाथ में बहुत बड़ी पावर दे दी है। गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन मजदूर पे आते आते वही 9,000 रुपये रह जाती है, और मजदूर का ATM और पेटीएम सारा एक ठेकेदार के अंडर में होता है। लेकिन इन जो सरकार कहती है कि हम बिल्कुल यहाँ से करप्शन हटा देंगे, लेकिन करप्शन दिन पर दिन बढ़ रहा है। अगर मैं अपने विचार कहूँ या लोगों के विचार भी सुनती हूँ, तो केवल मोदी जी की बात नहीं करें हम, ये जो औद्योगिकरण और प्राइवेटाइजेशन और ये 90 से आ रहा है, हकीकत में 90 से आया है। और राजीव गांधी जी ने कहा था मैं ऊपर से 1 रुपया देता हूँ और नीचे
एक पैसा पाँच पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी चाहे लाख कोशिश कर ले कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि हर आदमी भ्रष्ट हो गया। मैं सच कह रही हूँ, जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनको केवल पैसे से मतलब है। पहले उद्योग जब हुआ करते थे तो पहले मजदूरों की सुविधाएं देखी जाती थी, कॉलोनी बनाई जाती थी, लाइट उनको दी जाती थी, उनकी हेल्थ की सुरक्षा होती थी, सब कुछ था। लेकिन आज जो ठेकेदार है या मालिक है उसको श्रमिक से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ मुनाफा चाहिए। तो हालात बिगड़ेंगे। जब वर्मा जी चलते चलते आप इंटरनेशनल बातें भी करती हैं और इंटरनेशनल मंचों पे भी जाती हैं, इसका समाधान क्या है? क्योंकि सारे लोग मंच पे आते हैं, नेता अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं, मजदूर वहीं के वहीं ठगा रह जाता है। इसका एक ही समाधान है कि मजदूर संगठित हों और संघर्ष करें अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि मजदूरों की मेहनत से देश का विकास हुआ है, मजदूरों की मेहनत से ये दुनिया बन रही है। कोई सा भी उद्योग ले लो, कोई सी, चाहे मॉडर्नाइजेशन कितना भी हो जाए, आधुनिकीकरण हो चुका और डिजिटलाइज हो गया, लेकिन फिर भी उसको चलाने के लिए दो हाथ चाहिए। तो श्रमिक महत्वपूर्ण है, उसका श्रम महत्वपूर्ण है। तो अगर श्रमिक एक साथ नहीं है, आज आप देखिए ना, इंटक, एटक, बीएमएस, C2 और HM में जाने कितनी, केवल एक है हिंद मजदूर सभा जिसके झंडे तले सब आ सकते हैं। अगर मजदूर एक हो जाए दुनिया के, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, ये कोई सी भी सरकार आ जाए सत्ता में, चाहे मोदी जी की सरकार हो, आने वाले समय में देखना यदि मजदूर इकट्ठे हो गए, तो जब इंदिरा गांधी की 25 साल की सशक्त सरकार को इन्हीं कर्मचारियों ने धराशायी किया, तो मोदी जी की सरकार को भी धराशायी कर सकते हैं। पर मजदूर एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है। इसलिए हिंद मजदूर सभा प्रयास कर रही है कि वो जगह जगह जाकर मजदूरों को अवेयर करे, उसको अपने अधिकार बताए, श्रम का महत्व बताए, उसका खुद का महत्व बताए कि यदि वो नहीं है तो पूंजीपति कहीं के नहीं रहेंगे। उद्योग किससे चल रहा है? श्रमिकों की मेहनत से। विकास किससे हो रहा है? श्रमिकों की मेहनत से। आज गाड़ियां कौन चला रहा है? हवाई जहाज कौन चला रहा है? रोडवेज कौन चला रहा है? आज भवनों का निर्माण कौन कर रहा है? आज खेतों में पैदावार कौन कर रहा है? किसान। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे चाय बागान हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्रा हो, कहीं भी जाएं, लेकिन श्रम है और श्रमिक हैं। और ये कोई सी भी सरकार हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये चाहती हैं कि देश में गरीबी रहे, देश में गरीबी रहे, देश में बेरोजगारी रहे, क्योंकि बेरोजगार बच्चे उनको यूज में लेते हैं वो अपने प्रचार और प्रसार के लिए। तो राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सत्ता में जाना है। देश का विकास यदि करना होता तो आज देश के हर नौजवान को रोजगार होता, आज हर हाथ को रोजगार होता और गरीबी हमारी दूर होती, भूखमरी दूर होती। आप देखें कि चिकित्सा कितनी महंगी हो गई हुई है ना। कुछ लोग हैं जिनके इलाज हो जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट कर्मचारी थे वो कम होते जा रहे हैं और आने वाले समय में परमानेंट उद्योग जितने भी सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन इसके साथ साथ श्रमिकों के अधिकार रहने चाहिए। यदि नहीं रहे तो हिंद मजदूर सभा के झंडे तले हम तमाम श्रमिकों को इकट्ठा करके, और एक समय आएगा जब मजदूर समझेगा, क्योंकि हर चीज का अंत है। दिन भर चले इस कार्यक्रम में सभी मेहमान स्टेज पर अपने अपने इलाके की बातें रख रहे थे। इसी बीच आए हुए मेहमानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। आइए सुनते हैं एक और दूसरे मेहमान ने, जो आए हुए इस कार्यक्रम में मेहमान ने हमसे बात की और अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं सिद्धार्थ जी को। हमारे बीच में है सिद्धार्थ गौतम जी। गौतम जी, आज जो मजदूरों की जो दुर्दशा है, अगर हम किसी भी सेक्टर में देखें तो मजदूर इतना परेशान है कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण है, वैसे कि आप जानते हैं पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं, अभी भी जो सरकार है, तो सरकारों ने हमेशा से सिर्फ एक ही काम किया है, वो है मजदूरों का शोषण और दोहन। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी पुराने वाली सरकार बहुत अच्छी थी और ये सरकार बहुत अच्छी है, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण ही किया है, मजदूरों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है जी। और अभी की जो स्थिति है, अभी की जो सरकार है, उसमें पिछले 10 वर्षों में मजदूरों की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हुई है। उसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि मैं कोयले के क्षेत्र से आता हूँ, तो कोयले के बारे में मैं बता सकता हूँ कि उसमें
कोयला मजदूरों की जो स्थिति है वो दिन ब दिन और ख़राब इसलिए होती जा रही है कि सरकार का पूरा ध्यान जो है वो कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का है जी। और जब प्राइवेटाइज करना है तो वो जो श्रमिकों का जो हित है, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सर गौतम जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने जो मजदूरों के लिए कानून बनाया था और आज उन्हीं कानून का बड़े पैमाने पे वर्तमान सरकार ने विरोध कर उन कानूनों को ख़त्म किया है। और ज़बरदस्ती वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती करके कुछ ऐसे कानून लाए जो मजदूरों के हक में नहीं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो फैक्ट्रियाँ या बड़ी बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं, उनके हक में दिया है। देखिए, अब ये तो हमारे श्रमिक साथियों को सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा कि ये जो 44 लेबर कानून जो मजदूर हित में बने थे, जो श्रमिक हित में बने थे, उनको स्क्रैप करके सरकार जो है 4 लेबर कोड ला रही है। तो ये लेबर कोड कहीं ना कहीं श्रमिकों का इससे कोई हित नहीं होने वाला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनका फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए और कम से कम जो श्रमिकों की जो बेसिक, जो मैं कहूँगा जो नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए सरकार को अपने डिसीजन के ऊपर, अपने फैसले के ऊपर फिर से रिव्यू करना चाहिए। सरदार गौतम जी, जिस तरीके से आप जनता मजदूर संघ चला रहे हैं और आप युवा हैं, बड़े पैमाने पर आपकी कंधों पर जिम्मेदारी है, क्योंकि दिन पर दिन जिस तरीके से ये घटना घट रही है वो आपके सामने इतनी परेशानियों का जो मुद्दे आते हैं उनको आप किस तरीके से डील करते हैं? देखिए, तो हमारा काम ही यही है जी। शुरू से हम लोगों ने श्रमिकों के बीच में हम रहे हैं और उनके हर सुख दुख में हम शामिल रहते हैं, श्रमिक हित के कार्य में हम लगे हैं। और हमारा जो संगठन है वो 45 वर्षों पुराना है। 45 वर्षों से ये संगठन श्रमिक हित में लगा हुआ है। तो हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग कोयलांचल में ही रहते हैं, कोयला क्षेत्र में ही रहते हैं। सरदार जी, जिस तरीके आपने बताया कि मैं कोयला खदान का जो बात है मैं उस पर करूँगा, लेकिन जो मजदूर हैं वहाँ पे जो खदानों में काम कर रहे हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन उनका इलाज करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें देखने के लिए मना कर दिया जाता है। जो अनफिट होते हैं उनसे कहा जाता है, ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। देखिए, आपके सारे सवालों का मैं एक ही जवाब दूंगा जी। और आज की स्थिति में, आज के समय में मजदूरों की, श्रमिकों की जो दुर्गति हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का जो ध्यान है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। सरकार जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कोयला क्षेत्र को प्राइवेटाइज करना चाहती है और इसी प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकार को लगता है कि भाई हम लोगों को श्रमिक हित का कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा और इसका समाधान क्या है? देखिए, ये जिम्मेवारी तो हम लोगों ने, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन है, हमारा संगठन है और श्रमिकों से संबंधित हमारा संगठन है, तो हम लोग तो बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने हमारे जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उन्होंने स्ट्राइक भी कॉल की है 20 तारीख को। तो हम लोगों से जो बन पड़ता है, जितना प्रयास हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर हम लोग एक सकारात्मक दबाव बनाएं और सरकार को भी हम लोग ये बताएं कि भाई आपने जो लेबर कोड या लेबर कानून जो बनाए हैं और जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जो तेज़ी से कोयला सेक्टर को धकेल रहे हैं, उसको बहुत ज़रूरी है कि आप उसको तुरंत रोकें। तो देश के विकास का कोई सेक्टर हो, मॉल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तमाम बिल्डिंग बन रही हैं देश भर में और देश ऊंचा जा रहा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन उन बिल्डिंगों को, देश को ऊंचाई पर लेके जाने वाला मजदूर सबसे नीचे है। क्या किसी भी सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया? देखिए, आप किसी, जो मुझे लगता है, जितना मैं समझता हूँ कि किसी भी देश की विकास की जो परिभाषा है, यदि आप उसके शहरों में जाएंगे तो वो उस सही जो देश का विकास है वो आपको शहरों में नहीं दिखेगा। और जब आप गांव की गलियों में जाएंगे और जहाँ पर श्रमिक रहता है, जब आप श्रमिक कॉलोनियों में जाएंगे तब आपको वहाँ समझ में आएगी। देखिए, जीडीपी, किसी भी सरकार का, किसी भी देश की जीडीपी बढ़ना, उसका मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी निजी सोच हो सकती है, उसके विकास का मानक नहीं होता है। विकास तभी होगा जब श्रमिक जो है बहुत आसानी से, जब जो 8 घंटे वो काम करता है उसका पूरा मेहनताना उसको मिले। यदि वह बीमार पड़ता है तो उसका उचित इलाज हो, उसके घर में किसी तरह की कोई परेशानी पड़ती है तो उसे सहयोग मिले। एक कारण देखा गया है कि अक्सर जहाँ मजदूरों जो गरीब बस्तियाँ होती हैं, अधिकांश सरकार उनकी ठेके खोल रही है।
तो किसी भी स्टेट की बात करें पीछे कोई आपको शादी करती है? नहीं देखिए ये कोई मतलब इसको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि जहाँ श्रमिक कॉलोनियाँ होती हैं वहीं सरकार खोलती है, ऐसा कोई मेरा जिक्र नहीं है, मतलब नहीं आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जो कोयला क्षेत्र है जहाँ पर कोयला है तो निश्चित तौर पर वहाँ आबादी जो है, जो जनसंख्या जो है वो वहाँ पर है, लेकिन जितनी तेज़ी से अभी कोयले के खदानों की नीलामी हो रही हैं, जो MDO मोड्स में जा रहे हैं खदानें, तो इससे जो है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अभी आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट सरकार ने दिया है किसी कॉर्पोरेट हाउस को, जिसमें लगभग 1 लाख पेड़ जो है उन्हें काट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनका फोकस जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है, क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि कोयला क्षेत्र को चलाना, कोयला इंडस्ट्री को चलाना वो सरकार का काम है। मतलब गौतम जी, अभी तक बात ये थी कि जो भी सरकार थी ट्रेड यूनियन से बात करा करती थी, लेकिन 2014 से लेकर और आज तक ट्रेड यूनियनों से सरकार बात नहीं कर रही है। नहीं, ट्रेड यूनियन से बात नहीं कर रही है ऐसा नहीं है, बिल्कुल ट्रेड यूनियन, मैं इस बात को मानूंगा कि सरकार ने ज़रूर ट्रेड यूनियन, जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने पूरे प्रयास से, अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि चाहे आंदोलन करके हो या प्रेम के रास्ते से हो, प्रेम भाव से हो, हम लोग सरकार से अपनी बात मानें। मैंने देखा है कि ट्रेड यूनियन काम कर रही है, मटेरियल पर या दूसरे सेक्टर में काम कर रही है, बड़े उद्योगपति का नाम ले लेती है अक्सर, बोल देंगे कंपनी कोई आई है, कोई आया है, कोई आया है। नहीं, मैं इसमें एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस यूनियन के एफिलिएट हैं, हिंद मजदूर सभा, और हमारे जो महामंत्री हैं श्रीमान हरभजन सिंह सिद्धू जी, यदि आप उनके वक्तव्य सुनेंगे और यदि आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वो स्पष्ट रूप से जिसकी गलती होती है, जो जहाँ कल्प्रिट होता है वे उसका नाम लेते हैं और खुल करके लेते हैं, और हम लोग भी लेते हैं।